Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 28th of October 2023. तो गाइज आज है तारीख 28 अक्टूबर 2023 और है सैटरडे। देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल डिस्कशन को। लेकिन लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पे बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बेरिंग सी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जो ये एलिसा प्रोजेक्ट है, यहाँ पर एलिसा की फुल फॉर्म है इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। तो इस प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए टू डिटेक्ट न्यूट्रिनोस यानी न्यूट्रिनोस का पता लगाना, या ऑप्शन नंबर बी टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स, या ऑप्शन नंबर सी टू डिटेक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ मिसाइल डिफेंस सिस्टम, या ऑप्शन नंबर डी टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स ऑन आवर कम्युनिकेशन सिस्टम। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों वैसे तो आप लोगों ने इस न्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा, ये ना आज से लगभग 2-3 सप्ताह पहले भी चर्चा में थी, लेकिन आज ये फिर से न्यूज़ में आ चुका है। इसका डिस्कशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बेसिस पर आपको पता चलेगा कि आने वाले समय पर भारत और मालदीव्स के जो रिलेशंस हैं वो थोड़े से ख़राब होने वाले हैं। ऐसा कैसे, वो भी हम लोग समझेंगे। अभी फ़िलहाल आपको कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स दिखाता हूँ, देख पाओगे 16 घंटे पहले 4 घंटे पहले ये आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। इंडियन ट्रूप्स नीड टू लीव मालदीव्स। जो भारत के ट्रूप्स हैं, भारत की मिलिट्री है, इसको मालदीव छोड़ना पड़ेगा, ऐसा यहाँ के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। ये इनकमिंग प्रेसिडेंट क्या है, वैसे तो दोस्तों मालदीव्स के अंदर में रीसेंट इलेक्शंस हुए हैं। उस इलेक्शन के अंदर अभी एक नए प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं, जिन प्रेसिडेंट का नाम है मोहम्मद मुइज़ू। अब मोहम्मद मुइज़ू कौन है, यहाँ पर आप देख पाओगे ये इनका फ़ोटो, ठीक है। अब ये मोहम्मद मुइज़ू कहीं ना कहीं आने वाले समय पर भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पे ढेर सारे न्यूज़ आर्टिकल्स में बताया जा रहा है। इससे पहले यहाँ पर जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे वो थे ये इब्राहिम मोहम्मद सोली। जब इनका टेन्योर चल रहा था तो उस समय पर भारत और मालदीव्स के संबंध बहुत ही गहरे थे, बहुत ही अच्छे थे। तो इनके दौरान यहाँ पर रिलेशंस काफ़ी अच्छे रहे। लेकिन अब की बार जो ये इलेक्शंस हुए हैं, इस इलेक्शन में यहाँ पर इनकी पार्टी हार चुकी है। अब पार्टी का हारने के पीछे का कोई ज़्यादा गैप नहीं है, मतलब 45-40% वोट इनको मिले और बाकी यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर परसेंटेज का वोट ज़्यादा जो है वो इधर इनको मिल गया मोहम्मद मुइज़ू को। तो मोहम्मद मुइज़ू को पार्टी अभी यहाँ पर जीत चुकी है, ये यहाँ पर प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अभी आने वाले समय पर शपथ वगैरह लेंगे तो फाइनली यहाँ पर ये वर्किंग में आ जाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर इनकमिंग प्रेसिडेंट बोला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये खुले आम बोलते हैं कि वो प्रो चाइना है, ठीक है। उनका झुकाव चाइना के प्रति ज़्यादा है और एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ यहाँ पर देखने को मिली हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों 2018, एक सेकंड में सही से पेन ले लेता हूँ, 2018 से लेकर 2023 तक अगर आप देखोगे तो मालदीव्स के अंदर में ये प्रेसिडेंट बने रहे, इनकी सही पार्टी थी, इनके माध्यम से जो रिलेशंस हैं भारत और मालदीव्स के बीच में वो अच्छे रहे, ठीक है। ये यहाँ पर कहीं ना कहीं एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ नहीं दिखाते, ये इंडिया के प्रति यहाँ पे काफ़ी सपोर्टिव हैं और इंडिया भी इनके लिए सपोर्टिव था। बट अभी क्या हुआ, 2018 से पहले का सिनेरियो अगर आप देखोगे तो 2018 से पहले भी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट थे वो प्रॉपर एंटी इंडिया थे, यानी भारत के पूरी तरह से खिलाफ और चाइना के प्रति ज़्यादा स्टैंड लिया करते थे। आपने नाम भी उनका सुना होगा कई बार, जब मैंने भारत और मालदीव्स के रिलेशन डिस्कस किए तो मैंने आपको अब्दुल्ला यामीन के बारे में बताया है। तो 2018 से पहले अब्दुल्ला यामीन प्रेसिडेंट हुआ करते थे मालदीव्स के, वो चाइना के प्रति ज़्यादा उनका झुकाव था। इंडिया के बिल्कुल, मतलब आप कह सकते हो कि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड में बिल्कुल एंटी इंडिया यहाँ पर चलते थे।
लेकिन उस समय पर इंडिया और भारत के जो रिलेशंस है वो काफ़ी खराब, सॉरी भारत और मालदीव्स के जो रिलेशंस है वो काफ़ी खराब रहे, ठीक है। लेकिन 2018 से 23 तक सिचुएशन सही थी। अब 2023 में फाइनली फिर से यहाँ पर इलेक्शंस हुए। अब यहाँ पे जो पुराने वाले लीडर थे ना, उन्हीं के पार्टी के यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं, ये मोहम्मद मुइज़ू, जिनके अंडर में रिलेशंस पॉसिबल है कि आने वाले समय पर ख़राब हो जाएं। अब पहले हम लोग थोड़ा सा लोकेशन देख लेते हैं कि भारत और मालदीव्स का जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पर है। ये अगर आप देखोगे तो ऊपर इंडिया नज़र आएगा, नीचे आपको यहाँ पर ये इंडियन ओशन देखने को मिलेगा। इंडियन ओशन में एक छोटा सा आइलैंड आपको नज़र आएगा, ये है मालदीव्स। ये वैसे एक छोटा सा आइलैंड नहीं है, यहाँ पे ढेर सारे आइलैंड्स हैं जो कि यहाँ पर मिलाकर मालदीव्स बनता है, ठीक है। मालदीव्स की कैपिटल यहाँ पे माले आपको ये भी देखने को मिल जाती है। इस पर्टिकुलर पोर्शन को अगर हम जूम करके देखें तो नीचे वाला फोटो दोस्तों आप देख सकते हो, ये आपको नज़र आएगा। तो मालदीव्स कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई पड़ता है। ऐसे कई सारे छोटे छोटे आइलैंड्स आपको नज़र आएंगे। ये इसकी कैपिटल माले आपको यहाँ पे नज़र आ जाती है। पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, 5 लाख के आसपास की आबादी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इनकी जो मेन इकॉनमी है वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंडेंट है। ज़्यादातर लोग घूमने जाते हैं, वैकेशंस मनाने जाते हैं, तो जो वहाँ पे लोग जाकर पैसा खर्च करते हैं वो इनके इकॉनमी के अंदर में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट होता हुआ नज़र आता है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ये व्यक्ति अब वैसे पावर में आ चुके हैं, धीरे धीरे यहाँ पे जब शपथ लेंगे उसके बाद जब बिल्कुल वर्किंग में आ जाएंगे, तो वर्किंग में आने के बाद में इन्होंने बोला है कि मालदीव से इंडिया को पूरी तरह से हटा दिया जाएगा। और ये सीधा सीधा बोलते हैं कि यार ये एंटी इंडिया है, प्रो चाइना है, तो चाइना को ज़्यादा सपोर्ट देंगे। इनका कहना यह है कि अगर हम चाइना को ज़्यादा यहाँ पर इन्वॉल्व करेंगे मालदीव्स में, तो चाइना से बहुत सारी फंडिंग मालदीव्स में आएगी और उस फंडिंग का यूज़ हम मालदीव्स की इकॉनमी को ग्रो करने में लगा सकते हैं। ये नहीं पता कि यहाँ पर डेट से कैसे बचोगे, जो यहाँ पर चाइना का उधार होगा उससे कैसे बचोगे। और डेट से पिछली बार भारत ने बचाया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीच में अभी कुछ साल पहले की बात है, मालदीव्स के ऊपर में इतना ज़्यादा उधार था, उस उधार में भारत ने ही सपोर्ट किया था। $2 बिलियन हम लोगों ने यहाँ पर एड, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करवाया था मालदीव्स को, ताकि जो उधार और कर्ज के अंडर में दबा हुआ है वो उस कर्ज से थोड़ा सा यहाँ पे उसको रिलीफ मिल जाए। बट अभी सिनेरियो फिर से वही है, चाइना को ये ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं मालदीव्स के अंदर में, इनका खुद का कहना है। और चाइना जैसे यहाँ पे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, इससे आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ पे चाइना की एक स्ट्रैटेजी है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की स्ट्रैटेजी, वो मजबूत हो जाएगी। चाइना का मेन पर्पस यहाँ पर यह है कि इंडिया को चारों तरफ से इस तरीके से घेर लेना। श्रीलंका में तो ऑलरेडी चाइना आराम से अपनी नेवल फोर्सेस को लेकर प्लस यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके एक जगह को रेंट पर लेकर बैठ चुका है, ठीक है। तो इधर से चाइना तो ऑपरेट कर ही रहा है। साथ ही साथ में चाइना का मेन मकसद है कि यहाँ पर मालदीव्स के अंदर भी पूरी तरह से पैर पसार सकूँ, क्योंकि दोस्तों 2018 से लेकर 2023 तक मालदीव्स नाम का जो ये देश है वो पूरी तरह से न्यूट्रल था। ना ही भारत के प्रति उसका ज़्यादा झुकाव था, ना ही यहाँ पर चाइना के प्रति, एक न्यूट्रल वे में चल रहा था। चाइना नहीं चाहता न्यूट्रल वे में चलना। चाइना का यहाँ पे मेन पर्पस है भाई यहाँ पर बीच में ही मुझे एक जगह मिल जाए, तो अपनी आर्मी को यहाँ पे उतारना चाहता है। दूसरा यहाँ पे अपना बेस बनाना चाहता है, और जैसे यहाँ पर बेस बन गया समझ लेना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं दुनिया भर में, क्योंकि दूसरी तरफ अमेरिका भी खड़ा है। अमेरिका यहाँ पे बेस बनाने देगा नहीं चाइना को, तो मालदीव्स आने वाले समय पर बहुत परेशानी में पड़ने वाला है। और ये भारत के लिए जो ये पर्सन है, ये भारत के लिए भी परेशानियां क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये चाइना को ज़्यादा एक्सेस देंगे, है ना। क्योंकि दोस्तों बराबर में, यानी पास में ही डिएगो गार्सिया नाम का आइलैंड देखने को मिलेगा, वहाँ पे अमेरिका का बेस है, और अमेरिका अपने बेस के आसपास भटकने भी नहीं देगा चाइना को। तो इस चक्कर में यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंट्री है वो आने वाले समय पर लगातार चर्चा में रहेगी, न्यूज़ में रहेगी, और कहीं ना कहीं भारत मालदीव्स के रिलेशंस, चाइना मालदीव्स के रिलेशंस, इस प्रकार के जो संबंध है वो लगातार चर्चा में होने वाले हैं। आपको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी के बारे में पता है ना। यहाँ पे आप देख पाओगे कई सारी कंट्रीज़ में चाइना ने अपने बेस बना रखे हैं, श्रीलंका में भी जगह ले रखी है। उसके बाद इधर यहाँ पे कई सारी अफ्रीकन कंट्रीज़ में अभी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे अपना ग्वादर पोर्ट बना रखा है पाकिस्तान के अंदर में। तो यहाँ पे चाइना का मेन मकसद है कि यहाँ पे चाइना बैठ जाएगा, इधर बैठ जाएगा, इधर 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 चारों तरफ से। तो यहाँ पर क्या करेगा, ये इंडिया को इस तरीके से घेर लेगा। समझ गए? ये इनकी पूरी स्ट्रैटेजी आज के समय पर चल रही है कि इंडिया को थोड़ा सा यहाँ पे कंट्रोल कर लिया जाए, इसको लिमिट में मतलब रोक दिया जाए। अभी प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम पता है कब से शुरू होना स्टार्ट होगी? 17 नवंबर 2023 है, क्योंकि 17 नवंबर 2023 ये वही तारीख है जब से यहाँ पे मालदीव्स के प्रेसिडेंट काम करना ये शुरू करेंगे, जो ये नए प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं, ठीक है। अब काम करना शुरू करेंगे तो ये इंडिया की आर्मी को यहाँ पर सीधा वहाँ से निकालने वाले हैं, इंडियन मिलिट्री को आउट करने वाले हैं। इनका खुद का यहाँ पर कहना है कि भारत के ट्रूप्स को, जो हमारा कॉन्टिजेंट है, उन सबको यहाँ पर हटना पड़ेगा, और चाइना को ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वाइट करने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे समय के साथ में जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होंगे, रिलेशंस के अंदर बदलाव होंगे, लगातार आर्टिकल्स कवर होते रहेंगे जैसे अभी भी हो रहे हैं, तो साथ ही साथ में मैं आपको इसके बारे में भी बताता हुआ चलूँगा, तो इसकी कोई परेशानी वाली बात है नहीं।
नवाते हैं अपने न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। ये वाला आर्टिकल हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली जीएस पेपर नंबर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता होगा ये जो टॉपिक है सॉरी, ये टॉपिक हम लोगों ने पिछले 3 महीनों में लगभग 2 बार डिस्कस किया हुआ है। आज ये फिर से न्यूज़ में थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा और साथ ही साथ में जैसे मैंने बोला है आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है लगातार चर्चा में। डार्क पैटर्न के बारे में जैसे मैंने ये नाम लिया होगा आप समझ गए होगे कि हाँ क्या चर्चा होने वाली है। फिलहाल मैटर क्या है थोड़ा सा यहाँ पे उसको समझ लेते हैं। दोस्तों एक एयरलाइन है इंडिगो एयरलाइन, ठीक है। इसके खिलाफ यहाँ पे एक कंप्लेंट दी गई है और बोला गया है कि ये इंडिगो एयरलाइन ने कहीं ना कहीं डार्क पैटर्न वाली स्ट्रेटजी को अपनाया है। और ये स्ट्रेटजी क्या होती है? डार्क पैटर्न का मतलब ये होता है कि भाई कोई कंपनी वाला एक कस्टमर को ज़बरदस्ती कोई सामान बेचने की कोशिश करे, उस कस्टमर का मन नहीं है लेकिन अपनी यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम, मतलब कह सकते हो कोई गलत तरीका अपना कर वो कंपनी अपना सामान बेचने की जब कोशिश करती है तो वो यहाँ पर डार्क पैटर्न कहलाता है। तो अभी यहाँ पर इसी प्रकार से एक केस निकल कर आया है एक एयरलाइन का, और उस एयरलाइन के अंदर में कुछ प्रैक्टिसेस की गई, खासकर फॉल्स अर्जेंसी का। ये यहाँ पर एयरलाइन ने क्या किया है, फॉल्स अर्जेंसी मतलब क्या दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। देखो इन्होंने यहाँ पर ये क्या किया कि इनके पास में सीट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। भाई आप फ्लाइट में बुक करवाने जाओगे, सीट्स अवेलेबल हैं, लेकिन इन्होंने क्या दिखा दिया कि सीट्स हमारे पास में नहीं है, ठीक है। अब नहीं है, बहुत अर्जेंसी क्रिएट हो रही है, सीट्स की कमी है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाकर कस्टमर से एक्स्ट्रा पेमेंट ले लिया, ज़्यादा पे करने के लिए बोला। अब ऑब्वियस सी बात है भाई जिसको अर्जेंट होगा, जिसको ज़रूरी है जाना, वो एक्स्ट्रा पेमेंट देकर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई ऐसा पर्टिकुलर दूसरा ऑप्शन है नहीं कि भाई यहाँ पे मैं कोई दूसरी चीज़ अपना लूँ। तो ये कहीं ना कहीं ऑब्वियस सी बात है, एक क्राइम है, एक इशू है। ज़बरदस्ती यहाँ पर एक पर्सन से उसको ज़बरदस्ती, मतलब उसका मन नहीं है ये काम करने का, लेकिन उससे ज़बरदस्ती यहाँ पर वो चीज़ें परचेज़ करवाई जा रही हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे उससे पैसे ऐंठे जा रहे हैं, ठीक है। तो एक कस्टमर को ट्रिक करना, इसी को यहाँ पे बोला जाता है डार्क पैटर्न। और ये ना दोस्तों एक अनफेयर प्रैक्टिस है, ये बिल्कुल अवैध है, ये करना यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। और अगर ऐसा होगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इश्यूज, एक्शंस जो है यहाँ पर लिए जा सकेंगे। ऐसा काफ़ी सारी जगह पर होता है। यहाँ पर आप देख पाओगे कई सारी जो कंपनियाँ हैं भाई तुरंत एक्शन लो, है ना। 1 आवर सेल, 1 घंटे की सेल है, बस आपके पास में आखिरी चांस है ये करने का, भाई 50% ऑफ चल रहा है। ये सब क्या है? ऐसा कुछ होता नहीं है, वो ऑफ चलाएं हमेशा चला सकते हैं और हमेशा चलाते भी हैं। बस खाली वो है कि आपके सामने आता है भाई आज आखिरी चांस आपके पास में ये करने का है, बस 24 घंटे हैं यहाँ पर इस कोर्स को खरीदने के लिए, भाई 24 घंटे हैं में अंदर खरीद लो वरना यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, प्राइस बढ़ जाएंगे, ये वगैरह सब चलता रहता है। क्यों? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर उस चीज़ को परचेज़ कर सकें। अभी तो उनका मूड नहीं था भाई परचेज़ करने का, तो बस खाली गो थ्रू कर रहे थे, लेकिन उतने में यहाँ पर सेल निकाल दी उन लोगों ने। तो क्या हुआ, अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर परचेज़ करते हुए नजर आएंगे। बट ये जो प्रैक्टिस है ये बिल्कुल गलत है, ये अनफेयर प्रैक्टिस में आती है। इसी को हम लोग यहाँ पर डार्क पैटर्न का नाम देते हैं। अभी ना ये मामला कंप्लीट नहीं हुआ है दोस्तों, ये तो मैंने आपको बस खाली एक मोटा मोटा न्यूज़ बता दिया है। और इस न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये बैकग्राउंड डेटा है। मैंने जैसा हमेशा बोला है कि इस वीडियो में ये बैकग्राउंड डेटा मत छोड़ना बिल्कुल भी। जो मैं आपको अलग से डेटा बता रहा हूँ एग्जामिनेशन में वहीं से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे वो मेंस हो, ठीक है। अभी हाल ही में एक कदम भी उठाया गया था, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इन्होंने 17 मेंबर का एक पूरा का पूरा बॉडी बनाया, जिसका मेन मकसद था कि जो कंज्यूमर्स हैं इनके राइट्स की प्रोटेक्शन की जा सके, इनको डार्क पैटर्न से बचाया जा सके। इसके लिए भारत सरकार काम भी कर रही है। और दूसरी तरफ यहाँ पर डार्क पैटर्न के केसेस भी नजर आ रहे हैं। तो डार्क पैटर्न क्या है? डार्क पैटर्न को हम लोग डिसेप्टिव पैटर्न्स के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए डार्क पैटर्न या डिसेप्टिव पैटर्न के बारे में पूछ लिया जाए तो याद रखना ये वही है जो आप पढ़ के गए हो, बस खाली नाम में डिफरेंस हो गया है, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी ऐसा है और ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है। अब आगे आते हैं दोस्तों, ये पैटर्न एक ऐसा स्ट्रैटेजी, एक ऐसी रणनीति है जहाँ पर जो वेबसाइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो क्या करते हैं, वो ज़बरदस्ती जो कंज्यूमर्स हैं उनका मन नहीं है वो काम करने का, लेकिन तब भी यहाँ पे ज़बरदस्ती उनसे वो काम करवाया जाता है अपने कंपनी के एडवांटेज के लिए। ये जो टर्म है डार्क पैटर्न, ये कौन लेकर आए थे? हैरी ब्रिगनल यहाँ पर लेकर आए थे। वनडे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन्होंने यहाँ पर ये टर्म दिया है। ये पैटर्न दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये ना ज़बरदस्ती यहाँ पर कंज्यूमर के ऊपर दबाव डालने का काम करता है। डार्क पैटर्न के अपने आप में अलग अलग प्रकार होते हैं। एक प्रकार होता है फॉल्स अर्जेंसी, अभी हम बात कर रहे थे, यहाँ पर भी फॉल्स अर्जेंसी का केस ही निकल कर आया है। तो फॉल्स अर्जेंसी का मतलब यहाँ पर यह है कि एक प्रकार की कमी, उनके पास में चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन यहाँ पे उसकी कमी दिखा देना, भाई ये बहुत कम बचा है फटाफट परचेज कर लो। कस्टमर्स को प्रेशराइज करना, भाई परचेज करना ही पड़ेगा, आपने बताना खत्म होने वाला है, आज खत्म हो जाएगा थोड़ी देर में।
तो कहीं ना तो कहीं दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये एक डार्क पैटर्न का ही तरीका है, उसका एक प्रकार आपको ये देखने को मिलेगा। ज़बरदस्ती यहाँ पे कंज्यूमर को प्रेशराइज करना। ऐसे यहाँ पे बास्केट स्नैकिंग डार्क पैटर्न का हम यहाँ पे देख पाओगे यूज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे आप ना देखते होंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन से कई बार शॉपिंग करते होंगे। जब शॉपिंग करते हो, मान लो आपको बहुत सारा सामान मंगाना है, तो आप कार्ट में ऐड करते रहते होंगे। जब कार्ट में ऐड करते रहते हो वहीं पे टोटल होता रहता है। कई बार ना कई सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कार्ट में ऐड हो जाती हैं और आपने कोई कंसेंट नहीं दिया, कोई अप्रूवल नहीं दिया, फिर लास्ट में बिल में जुड़ जाती हैं। तो वो कंपनियां ऐप की साइड से हो रहा है। ये भी डार्क पैटर्न है, ज़बरदस्ती यहाँ पे उस कंज्यूमर को वो परचेज करवाना। फिर दोस्तों इतना ही नहीं, फोर्स्ड एक्शन, जो कंज्यूमर्स होते हैं उसको लगातार यहाँ पर पुश करना, लगातार यहाँ पर जोर देना। किस चीज़ को लेकर, भाई इस चीज़ पे साइन अप करो, ये करो, वो करो। आजकल सब जगह हो चुका है, बहुत सारी वेबसाइट्स यहाँ पर हो चुकी हैं, आप उनको साइन अप करे बिना खोल ही नहीं सकते हो। आपसे ज़बरदस्ती किया जाता है। आप मान लो आपको बहुत अर्जेंट काम है भाई यहाँ पर, और वो डेटा आपको कहीं नहीं मिला, एक वेबसाइट पर मिला है वो डेटा, और आपने उस डेटा से अपना प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे ही आपने वो डेटा ओपन किया तो तुरंत क्या रहा है, साइन अप कर दो, नंबर डालो या ईमेल डालो, कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, तब जाके ओपन होगा। ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होता है दोस्तों, लेकिन कई सारी कंपनियां ऐसा करती हैं। तो इससे यहाँ पर क्या होगा, इससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, क्योंकि आपका डेटा सीधा सीधा यहाँ पे उस कंपनी के पास में पहुँच जाएगा। तो कहोगे क्या हो गया, नंबर ही तो पहुँच जाएगा, ईमेल ही तो पहुँच जाएगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। हम यहाँ पर इसको छोटा मोटा समझ लेते हैं। आपका जो ये डेटा है ना, वो सीधा दूसरे कंपनीज़ को बेच दिया जाता है, फिर आपका डेटा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और आजकल आपके मोबाइल नंबर से ही सारी चीज़ें लिंक हैं, आपकी आईडीज़ लिंक है, आपका बैंक अकाउंट लिंक है, हर चीज़ लिंक है। समझ गए? तो ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक फ्रॉड का बहुत बड़ा कह सकते हो सोर्स नज़र आएगा। फिर एक आता है सब्सक्रिप्शन ट्रैप। सब्सक्रिप्शन ट्रैप का मतलब यहाँ पर यह है कि दोस्तों कि एक इंसान के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देना। भाई यहाँ पर उसके लिए कोई मतलब प्लान वगैरह निकाला, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन निकालते हैं, हमने सब्सक्रिप्शन आपको दिया, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वो इंसान सब्सक्रिप्शन को क्विट ना कर पाए, कैंसिल ना कर पाए। ठीक है, अब होता क्या कि मान लो यहाँ पे आपने अभी बीच में हो भी रहा था, शायद पता नहीं कौन सा प्लेटफॉर्म था जिसको लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत चर्चा भी हुई थी यार, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। हाँ, थोड़ी देर में बताऊँगा मैं इसके बारे में। तो एक वेबसाइट थी, उन्होंने यहाँ पे अपना सब्सक्रिप्शन निकालना शुरू किया। तो अब लोग सब्सक्रिप्शन ले रहे थे, अब किसी को पसंद आया, किसी को नहीं पसंद आया। भाई किसी को पसंद आया वो यहाँ पर उसको एंजॉय कर रहा है, जिसको नहीं पसंद आया वो क्विट करना चाहता है, लेकिन वो क्विट कर ही नहीं पा रहा है क्योंकि उसमें ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन छुपा रखे हैं, या इतने सारे स्टेप्स ऐड कर दें, भाई लोग परेशान हो जाते हैं, कहते हैं छोड़ यार कौन करे। तो ये भी कहीं ना कहीं एक ट्रैप है, एक जाल में यहाँ पर फंसा दिया जाता है। फिर बात आती है एक बेट एंड स्विच। ये तो प्रॉब्लम सभी जगह चलती है भाई। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊंगा, अपने एक किस्सा बताऊंगा। बेट एंड स्विच की यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे बात आ रही है एडवर्टीजमेंट की, खासकर ऑनलाइन सबसे ज़्यादा होता है। तो ऑनलाइन में पे क्या होता है कि भाई आप ना एडवर्टीजमेंट देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा यार ये सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे जब आप ऑर्डर कर दोगे, घर पे आएगा सामान, तो कई बार यहाँ पे सामान बहुत अलग आता है, बहुत चीप क्वालिटी का आता है, जबकि यहाँ पर दिखाया जाता है यार कितना बढ़िया है ये, है ना, बहुत लोअर क्वालिटी का। ये होता है, अक्सर सबके साथ होता होगा जो ऑनलाइन मंगाते होंगे, है ना। किस के साथ में हुआ है, ठीक है, चलो किस के साथ में तो हुआ होगा। मैं अपना बताता हूँ कि एक बार मेरे साथ में क्या हुआ था। थोड़ी देर की बात है, बस खाली सुनना, तो आपको यहाँ पे मतलब सुनकर यार हंसी भी आएगी। किसी वेबसाइट से, लास्ट ईयर की बात है, किसी वेबसाइट से ना मेरी सिस्टर ने एक स्वेटर ऑर्डर किया होगा लास्ट विंटर में। तो स्वेटर ऑर्डर करने के बाद में जब वो आया तो यार मतलब इमेजिन नहीं करोगे। चलो भाई क्वालिटी चीप हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, ये तो देखो होता रहता है ऑनलाइन, लेकिन वो स्वेटर ही आधा था। आधा मतलब उसका आधा हिस्सा गायब था। मतलब आप देख पाओगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम लोग इस तरीके से बनाएं तो यहाँ पर मतलब इतना, ऐसे भी नहीं, इतना हिस्सा था, इतना गायब। मतलब ऐसा होता रहता है वो, और ख़ासकर ऑनलाइन। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं दोस्तों। और उसमें भी फिर क्या करते हैं बाद में ना, कई सारे लोग जो रिटर्न वाला ऑप्शन होता है उसको बंद कर देते हैं, रिटर्न वाला ऑप्शन नहीं है, है ना। ये भी यहाँ पर ऑप्शन याद रख दिए जाते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों। ये सब डार्क पैटर्न के जरिए हो रहा है ना। एड्स को यहाँ पर इस तरीके से छिपा कर दिखाना। और यहाँ पे आप दोस्तों कई बार देखते होंगे कि कई सारे प्रोडक्ट जब आप परचेज़ कर रहे हो ना, तो देखने में सस्ता लगता है कि भाई यहाँ स्टार्टिंग में आप जब स्क्रॉल कर रहे थे तो सस्ता लग रहा है, उसको परचेज़ करो तो वो एकदम से थोड़ा और कॉस्टली बढ़ जाता है। कुछ एडिशनल कॉस्ट यहाँ पे उसमें लगी हुई होती हैं, ठीक है, जो कि लास्ट में आपको दिखाई जाती हैं। भैया आपको पसंद आ गया तो यहाँ पर आप तो पेमेंट करोगे, जब आपको पसंद आ गया है, अमाउंट सही लग रहा है, लास्ट में कॉस्ट वो बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं डार्क पैटर्न के जरिए हो रही हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा हैं। कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर क्या है, इसका सीधा सीधा असर कंज्यूमर्स के ऊपर पड़ रहा है। प्रेशराइज कौन हो रहा है, हम लोग हो रहे हैं।
हमें परेशानी पड़ रही है, हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ रहा है, सामान भी अच्छा नहीं मिल पा रहा है ना, हमारा डेटा सारा का सारा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, ये प्रॉब्लम्स हैं। और ऐसा हो रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, एप्पल है, अमेजन, स्काइप, फेसबुक, लिंक्डइन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये इन सब ने यहाँ पर इस प्रकार के डिसेप्टिव पैटर्न या डार्क पैटर्न का यूज़ किया है। और इसमें इसमें तो अमेजन फंस भी गया था। अमेजन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के अंदर में अमेजन ने भी हरकत की थी। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इन्होंने स्टार्ट किया, प्राइम सब्सक्रिप्शन, लेकिन उसका कैंसिलेशन का प्रोसेस में बहुत सारे स्टेप्स ऐड कर दिए, लोग कैंसिल नहीं कर पा रहे थे। केस हो गया, कंप्लेंट फाइल हुई इसके अगेंस्ट में, और 2022 में यहाँ पर इन्होंने अपने कैंसिलेशन प्रोसेस को आसान किया, तब जाके यहाँ पर ये मामला सेटल हुआ। इस प्रकार से कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी ये काम कर रही हैं। आई होप आपको ये जो पूरा मैटर है वो एग्जैक्टली क्लियर हुआ है ये क्या है। तो आर्टिकल आपको समझ में आया, लेकिन आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो बैकग्राउंड डेटा था। नाउ आगे आते हैं। नाउ आगे बढ़ने से पहले नाउ दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोगों ने डार्क पैटर्न पढ़ा था, ठीक है, अब आगे आते हैं। और अगर आप लोगों को पेड ग्रुप ज्वाइन करना है ना, तो आप पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इस पेड ग्रुप में आपको क्या प्रोवाइड करवाया जाता है, डेली करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे हमने एक आर्टिकल पढ़ा और आर्टिकल के पीछे का बैकग्राउंड डेटा पढ़ा, वो सारा डेटा दोस्तों आपको पीडीएफ में स्टोर करके प्रोवाइड करवाया जाता है इसी ग्रुप के अंदर में। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने का जो अमाउंट लिया जाता है जस्ट $49 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। तो आप 499 रुपये का पेमेंट कर सकते हो, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आप उस ग्रुप को ज्वाइन करके भी रख सकते हो। केवल 499 का पेमेंट है। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए करना क्या है दोस्तों, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि मुझे ग्रुप ज्वाइन करना है, आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, पेमेंट का प्रोसेस यहाँ पे बताया जाएगा। पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा। पूरे डेमो वीडियो को अच्छे से देख लेना, मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं होगा अपने आप से पूरा डिसीजन लेने के बाद में, सेटिस्फाई होने के बाद में जाकर आपने यहाँ पर यह पेमेंट करना है, तब आपको ग्रुप से जोड़ लिया जाएगा। कहोगे सर अभी तो आपने डार्क पैटर्न पढ़ाया, अब जाके अपना ही बेचने लगे। ये बेचने नहीं है दोस्त, ये ना ग्रुप इसीलिए है, काफ़ी सारे लोगों को नोट्स आने में परेशानी होती है। बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स जुड़ चुके हैं मेरे साथ में, जो बहुत बड़े बड़े मैसेज और इतने ज़्यादा अच्छे मैसेज भेजते हैं कि सर बहुत ज़्यादा हेल्प हो चुकी है, कि जो नोट्स हैं हमारे उसकी प्रॉब्लम थोड़ी दूर हो चुकी है। क्योंकि नोट्स स्टोर करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है हम लोगों को, स्पेशली डिजिटल नोट्स को स्टोर करना। वो सारे के सारे एक्सेस दोस्तों आपको इस ग्रुप में प्रोवाइड करवा दिया जाता है। नाउ आगे बढ़ने से पहले यार मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। लाइक करने के लिए तो कुछ नहीं लिया जाता ना, तो आप लाइक करके यार सपोर्ट कर सकते हो। हमारा एक टारगेट होता है 5000 लाइक्स का, आपने वो टारगेट अचीव करवाना है। आजकल आप वो टारगेट अचीव नहीं करवाते हो। कई सारे लोग ऐसे होते हैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले यहाँ पर लाइक कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी लोग यहाँ पर इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हो। बाकी आप मेरे साथ में अगर पर्सनली इंस्टाग्राम वगैरह पर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे जाओगे, वहाँ पे लिखोगे दीपा यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 13,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। ठीक है, आगे आते हैं। काफ़ी लेंदी आर्टिकल हो गया नहीं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। यहाँ पे बात की जा रही है 80% ऑफ इंडियाज़ अर्बन पॉपुलेशन हैज़ एक्सेस टू इंटरनेट स्पीड, हाई इंटरनेट स्पीड। ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बोला है। पीएम मोदी ने बोला 80% इंडिया की जो शहर में रहने वाली जनसंख्या है उनके पास में हाई स्पीड का इंटरनेट है, 5G इंटरनेट यहाँ पर वो चला रहे हैं। 6G इंटरनेट की तरफ इंडिया धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दोस्तों जिस तरीके से इंटरनेट की कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है और आगे भी इम्प्रूव होगी, इससे यहाँ पे ओवरऑल देश का और ज़्यादा डेवलपमेंट भी बढ़ेगा। क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर इम्प्रूव होगी तो इससे यहाँ पर जो लोगों का ईज़ ऑफ लिविंग है, रहने का ज़रिया है, वो और ज़्यादा आसान हो जाएगा। स्टूडेंट्स का कनेक्शन टीचर्स के साथ में बढ़िया तरीके से हो सकता है, स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, पेशेंट्स आराम से यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, टेलीमेडिसिन के माध्यम से, ऑनलाइन डॉक्टर्स के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये इंटरनेट एक्सेस की वजह से हो रहा है और इन सब चीज़ों के लिए हमको एक हाई क्वालिटी का इंटरनेट चाहिए होता है। तो इसके लिए यहाँ पर जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पर तेज़ी से 5G नेटवर्क एक्सपैंड हो रहे हैं और जल्दी भारत यहाँ पर एक लीडर बनकर निकल कर आएगा 6G के मामले में भी, ऐसा यहाँ पे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके साथ ये तो बात हो गई इंटरनेट कनेक्शन की। उसके अलावा बात की जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की। तो प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जब ये बात बोली है तो उसके साथ एक पॉइंट आउट और किया है कि जो देखो हमारे देश का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है, मोबाइल वगैरह जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को बना रहे हैं अपने देश में,
यहाँ पर भी एक बहुत बड़ी सक्सेस की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियाँ एप्पल, सैमसंग, स्मार्टफोन्स वगैरह ये सब यहाँ पर असेंबल होने वाले हैं। इंडिया के अंदर असेंबल हो भी रहे हैं कई सारे जो मोबाइल फ़ोन्स है, बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं। गूगल का प्लान भी है यहाँ पर कि जो पिक्सल वाला जो इनका फ़ोन है वो भी यहाँ पर असेंबल किया जाएगा इंडिया के अंदर में। साथ ही साथ में दोस्तों हमारा मेन टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को सरकार सपोर्ट करेगी, जिससे हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। और आज भी हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। आज भी हम अगर आप देखोगे तो लगभग 2 लाख करोड़ का, कितना, 2 लाख करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमको मिलता है। तो ये एक्सपोर्ट हमको और बढ़ाना होगा। उसके लिए अपने देश में जो ये इंडस्ट्री इसको और डेवलप करना होगा, क्योंकि दोस्तों जिस लेवल पर ये डेवलपमेंट होना चाहिए था उस लेवल से अभी भी हम काफ़ी ज़्यादा पीछे हैं। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की, तो डेवलपमेंट इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का इतना क्यों नहीं हो पा रहा है, इसमें कुछ चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों, वो भी आपको मैं बताता हूँ। बस खाली स्क्रीन पर नीचे देखो, मज़ा आएगा, बहुत सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि भारत के अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन का सिनेरियो है क्या। इलेक्ट्रॉनिक्स दोस्तों यहाँ पे इंडिया में, अगर हम इंडिया को छोड़ें पूरे दुनिया में देखें, पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये सबसे बड़े मैन्युफैक्चर्ड या फिर कह सकते हो ट्रेडेड कैटेगरी वाले आइटम है। इन्हीं की सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है पूरे दुनिया में, इन्हीं का सबसे ज़्यादा व्यापार हो रहा है पूरे दुनिया में। मैं आपको बता दूं, $2 ट्रिलियन तक का यहाँ पर व्यापार चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स का पूरे दुनिया में। और इन $2 ट्रिलियन में सबसे बड़ा दबदबा है चाइना का। 50% तो केवल चाइना यहाँ पर मार्केट होल्ड कर जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, क्योंकि चाइना में अब प्रॉब्लम्स थोड़ी ज़्यादा हो रही हैं। अब यहाँ पर जो वेज कॉस्ट है वो बढ़ रहे हैं। इस चक्कर में यहाँ पे कह सकते हो जो बायर्स हैं वो अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। तो भारत के लिए भी यहाँ पर एक अवसर है कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को अपने यहाँ पर इम्प्रूव करें, और इम्प्रूव करने के बाद में दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर कर हम जो ये चाइना है इसको ओवरटेक करने की कोशिश करें। क्योंकि इंडिया भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज़ का। हमने ये काम करके दिखाया है। हमारा जो एक्सपोर्ट है पिछले 3 से 5 सालों के अंदर वो एक्सपोर्ट बढ़ चुका है, और आने वाले 3 से 5 सालों तक हमारा मेन टारगेट है कि हम एक सबसे बड़े एक्सपोर्टर बनकर निकल कर आएँ। इंडिया का आने वाले समय पर यानी 2026 तक का, अभी 2023 है, यानी 3 साल बाद तक का टारगेट है कि इंडिया लगभग $1 ट्रिलियन तक की डिजिटल इकॉनमी बन सकता है। तो भारत का अगर हम लोग प्रोडक्शन सिनेरियो की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हमारी दोस्तों, उसने बहुत बड़ा डिस्टेंस तय किया है। जैसे 2015-16 में अगर हम देखें तो हमारा ये इंडस्ट्री लगभग 37.1 बिलियन डॉलर्स के आसपास का था। फिर 2020-21 में 5 साल में हमने 67.3 बिलियन डॉलर्स तक की इस इंडस्ट्री को पहुंचा दिया। अब हमारा मेन टारगेट है कि 2026 तक इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हम $300 बिलियन तक पहुंचाए। ये भारत का एक मेन टारगेट होने वाला है। इतना प्रोडक्शन हम अपने देश में करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, इससे बहुत सारा रोजगार जनरेट होगा, बहुत सारा एक्सपोर्ट होगा, कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस, व्यापार रिलेशंस इंप्रूव होंगे, बहुत सारा पैसा हम यहाँ पर स्टोर करके रख पाएंगे। समझ गए? तो इस प्रकार के जो यहाँ पर टारगेट्स हैं वो लेकर चले जा रहे हैं। और क्या केवल टारगेट ही है, कोई काम नहीं हो रहा है इनके ऊपर? नहीं, काम भी हो रहा है दोस्तों। अलग अलग स्कीम्स जो है यहाँ पर सरकार ने प्रेजेंट कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे PLI स्कीम आ चुकी है हमारे बड़े बड़े इस इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और IT हार्डवेयर के लिए। उसके अलावा एक स्कीम है स्पेक्स नाम की। स्पेक्स की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स। उसके अलावा EMC 2.0 हो गया, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्कीम हो गया। उसके अलावा भारत का सेमीकंडक्टर मिशन हो गया। भाई हम लोग सेमीकंडक्टर को अभी बनाने में फोकस कर रहे हैं। इंडिया में सेमीकंडक्टर का डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और ये सारी चीज़ें तब भी हो पाएंगी जब दोस्तों यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टमेंट भी आएगा। तो इसलिए हम लोगों ने अपने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के दरवाजे खोल दिए हैं। 100% FDI को अलाउ कर दिया है। बाहर से 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यहाँ पे आ सकता है। इस प्रकार की चीज़ों को अलाउ कर दिया है। लेकिन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में जो FDI है वो यहाँ पर केवल आप कह सकते हो 49% तक यहाँ पे रखी गई है। आपने ध्यान में रखना है 49% ऑटोमेटिक रूट, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। और उसके अलावा गवर्नमेंट का अप्रूवल यहाँ पे ज़रूरत पड़ता है। तो ये FDI भी आसान हो गया, जिससे इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे हो सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों जो हमारा पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ये कुछ चुनौतियों से गुजर रही है। जैसे पहली चुनौती है ड्यूटीज़ एंड डबल एज स्वॉर्ड। ये क्या है चुनौती, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। कई बार जो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं, कई सारा सामान दोस्तों अब इम्पोर्ट करना पड़ता है हमको, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अमाउंट लगता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा लग जाता है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लग जाती हैं, जिसके चक्कर में यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती है। और मैं आपको बता दूँ कि जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है,
यहाँ पर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करना इतना आसान नहीं है। और लोकल मैन्युफैक्चरिंग यानी अपने देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो काफ़ी सारी चीज़ों को नॉर्मलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो हम लोगों ने ऐसा काम किया है, दुनिया भर से जो सामान इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, अपने अपने देश के अंदर डेवलपमेंट करने की ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा अपनी इकॉनमी को ओपन नहीं कर रहे हैं, खोल नहीं रहे हैं, तो इसका असर सीधा सीधा हमारे देश के कॉम्पिटिटिवनेस के ऊपर पड़ेगा। तो हमें अपनी इकॉनमी को थोड़ा सा ज़्यादा ओपन करना पड़ेगा, जैसे वियतनाम और चाइना ने किया है। क्योंकि वियतनाम और चाइना की जो स्कीम्स हैं उनकी जो सब्सिडीज़ वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इंडिया के कंपैरिजन में। तो भारत का सरकार का सपोर्ट इतना नहीं मिल पा रहा है कंपनीज़ को जितना बाकी कंपनीज़ बाकी कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल चाइना, वियतनाम हो गए, ये अपनी कंपनीज़ को ज़्यादा सपोर्ट दे रही हैं, ज़्यादा यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड करवा रही हैं, तभी वो कंपनीज़ ग्रो कर रही हैं। कंपनी को ग्रो करने के लिए दोस्तों पैसा लगाना पड़ेगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर, वो इन्वेस्टमेंट तो यहाँ पर मांगता ही मांगता है। फिर एक और जो चैलेंज है वो है लैक ऑफ कंपोनेंट इकोसिस्टम। दूसरा चैलेंज इंडिया के अंदर है कि इंडिया में कोई प्रॉपर मजबूत कंपनी का इकोसिस्टम नहीं है। हमारे पास में लोकल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स भी इस तरह नहीं है। अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर भी रहे हैं तो उसके लिए भी हम काफ़ी सारा सामान इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद जाकर उसको असेंबल कर लेते हैं इंडिया में। लेकिन हम यहाँ पे चाहते हैं भाई A to Z सारी चीज़ों को इंडिया में बनाया जाए, उसको पूरा का पूरा मैन्युफैक्चर करने के बाद में यहाँ पे उसको भेजा जाए। तो ये भी दोस्तों यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि इंडिया में स्किल डेवलपमेंट का भी एक बहुत बड़ा इशू है। हमारे पास में जो लेबर है वो लेबर तो बहुत सारी है, लेकिन स्किल्ड लेबर नहीं है जिनके पास में ऑलरेडी बहुत सारी स्किल्स हों, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर सेक्टर के अंदर में। तो अगर हमें यहाँ पर दुनिया में एक बहुत बड़ा हब बनकर निकलना है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, तो इंडिया को इन्वेस्ट करना होगा हाई स्किल्ड वर्कफोर्स में। हाई स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है तो उनको ट्रेनिंग दो, उनको स्किल्स प्रोवाइड करवाओ, तब जाके यहाँ पर हम 200 इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, रिसर्च डेवलपमेंट और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़ के सेक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कर लेना केवल ये भी हमारा टारगेट नहीं है भाई। केवल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग करना टारगेट नहीं होता है किसी भी देश का। आपने ठीक है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, लेकिन इससे बहुत सारा वेस्ट जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आपका ख़राब मोबाइल, ख़राब लैपटॉप, खराब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस क्या करते हो, सीधा कबाड़ में डाल देते हो, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है। और इससे एनवायरनमेंट के अंदर में बहुत सारे पोल्यूशंस या फिर टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, समझ गए। तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी ध्यान रखना होगा कि हमें ई वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे करना है। तो हर एक सेक्शंस को कवर करके ही यहाँ पर फोकस किया जाता है। ऐसा ना हो कि भाई हम केवल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करें, उस मुकाम तक पहुँच भी जाएं, फिर दुनिया भर की साइड से सैंक्शंस लग रहे हैं कि यहाँ पर भाई ई वेस्ट आपके यहाँ पर सबसे ज़्यादा जनरेट हो रहा है, समझ गए। तो हर एक सेक्शन को देखकर हमें यहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। नौ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात की जा रही है कैंसर के बारे में। दोस्तों एक स्टडी पब्लिश हुई है आज के न्यूज़पेपर में, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। उस स्टडी के अंदर यह बताया कि मिजोरम एक हाईएस्ट कैंसर इंसिडेंस रेट है इंडिया के अंदर में, मिजोरम में, ठीक है। ये आप मैप देख पा रहे होंगे इंडिया का। इस मैप में आपको मिजोरम नजर आएगा इधर बिल्कुल डार्क रेड कलर में। यहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं कैंसर के। दोस्तों मैं आपको बताऊं, मिजोरम हमारे भारत का दूसरा एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे कम पॉपुलेशन है, सेकेंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, लेकिन उसके बावजूद भी मिजोरम में कैंसर सबसे ज़्यादा है। एक लेटेस्ट एविडेंस आया है, 18 साल का ट्रेंड यहाँ पे पूरा का पूरा स्टडी किया गया है, और उस 18 साल के ट्रेंड को स्टडी करने के बाद में पता चला है कि कैंसर के इंसिडेंसेस, स्पेशली यहाँ पर स्टमक कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया, लंग कैंसर हो गया, ये कैंसर्स सबसे ज़्यादा मिजोरम में हमको देखने को मिल जाते हैं। तो कैंसर के इंसिडेंसेस और कैंसर की वजह से मृत्यु, ये सभी चीज़ें तेज़ी से ग्रो हो रही हैं हमारी यंगर जनरेशन में, स्पेशली मिजोरम में। मिजोरम में जो नौजवान लोग हैं उनकी मृत्यु भी हो रही है इन कैंसर की वजह से। तो हमें यहाँ पर करना क्या होगा, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि मिजोरम में कैंसर के केसेस हैं, लेकिन कैंसर की बीमारी का पता लगाना, इसका टेस्ट करना, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ वहाँ पर नहीं है। तो वो फैसिलिटी, वो टेस्टिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए जिससे शुरुआती तौर पर यहाँ पे पता लगाया जा सके कि भाई एक इंसान को यहाँ पर कैंसर है, और उसकी शुरुआती तौर पर ही यहाँ पर इलाज स्टार्ट हो सके, उस इंसान की हम जान बचा सकें। नहीं तो फिर स्टेजेस जैसे जैसे बढ़ते रहेंगे कैंसर के, वो अनट्रीटेबल हो जाएगा, उसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो मॉर्टेलिटी रेट बढ़ रहे हैं, लगातार मृत्यु हो रही है कैंसर की वजह से। उसके पीछे का रीज़न यह है कि हमारे पास में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है कैंसर को ठीक करने की। उसके लिए हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम लोग ये मुकाम हासिल कर पाएंगे कि भाई लोगों को कैंसर से प्रॉपरली बचा सकें, स्पेशली कॉमन पीपल को। समझ में आया?
तो ये आपको न्यूज़ समझ में आ चुकी है क्या है। तो वनडे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा कैंसर इंसिडेंस रेट है, तो बता देना मिजोरम के अंदर में सबसे ज़्यादा ये प्रकार का रेट आपको नज़र आता है। now आते हैं, अभी कुछ बेसिक चीज़ें और रह गई हैं, एकदम से आर्टिकल हम ख़त्म नहीं करेंगे। बेसिक डेटा यानी बैकग्राउंड डेटा, कैंसर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। कैंसर होता क्या है दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बताता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जो कैंसर है ये एक ऐसी बीमारी है जब हमारे बॉडी में एबनॉर्मल सेल्स, देखो हमारी बॉडी कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई है, सेल से बनी हुई है। अब क्या होता है, जब एबनॉर्मल सेल्स ग्रो होते हैं बहुत तेज़ी से, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते, बॉडी में गांठें होने लगती हैं। कई बार आपने देखा होगा, वो गांठें ट्यूमर में बदल जाती हैं। ट्यूमर कह सकते हो कि पहला ही स्टेज देखने को मिल जाएगा कैंसर का। फिर गांठें ट्यूमर बन जाती हैं, ट्यूमर से वो कैंसर और ज़्यादा बढ़ता हुआ चले जाता है। तो एबनॉर्मल तरीके से बॉडी में कहीं पर भी सेल्स ग्रो होते हैं तो वो कैंसर का एक रूप ले लेंगे, आपने ध्यान में रखना है। समझ गए? तो कैंसर क्या होता है ये बात आपको समझ में आई। एबनॉर्मल सेल्स ग्रो जब होते हैं अनकंट्रोल वे में, तो यहाँ पे वो कैंसर का कारण बनते हैं, जिसमें यहाँ पर ट्यूमर वगैरह कुछ दूसरे नाम भी हैं कैंसर के। अब कैंसर में दोस्तों लंग, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल, स्टमक, लिवर कैंसर, ये जो कैंसर है ये सबसे कॉमन है मेन में, पुरुष में। और जब बात करते हैं महिलाओं की, तो महिला में ब्रेस्ट, कोलोरेक्टल, लंग, सर्वाइकल और थायराइड कैंसर, ये कैंसर यहाँ पे महिलाओं में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। कैंसर का बर्डन अगर हम देखें तो कैंसर दोस्तों यहाँ पर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है। दुनिया में बहुत सारे लोग, लाखों लोग आपको देखने को मिलेंगे जो कैंसर से पीड़ित हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला जा रहा है, दूसरा जो सबसे बड़ा मृत्यु का कारण बन रहा है दुनिया में, वो कैंसर बनता चले जा रहा है। 2018 में ये कारण मेन था भी, और अभी कैंसर्स की वजह से जो डेथ हो रही है 2018 में 0.8 मिलियन के आसपास हुई थी, फिर धीरे धीरे यहाँ पर ये इंक्रीज़ होने लगी, और 2040 में दोस्तों यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो डबल होने वाली हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। लाखों लोगों की जान जाएंगी कैंसर की वजह से। और सबसे बड़ी बात, कई सारी ऐसी मृत्यु होती है जिनको यहाँ पे बचाया जा सकता है, यानी लोगों को बचाया जा सकता था। और पता है कैंसर का जो मेन कारण है, कई सारे लोग यहाँ पे अपनी जो मौत है ना उसका कारण खुद बन जाते हैं। तंबाकू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू मुंह में रखने के बाद में उसको छोड़ देते हैं ऐसे ही, वो भी दोस्तों यहाँ पर मुंह में एकदम कैंसर का कारण बन जाता है। या अल्कोहल का बहुत खतरनाक तरीके से यूज़ करना, डेली यहाँ पर अल्कोहल का यूज़ किया जा रहा है। डाइट खराब होना आपका, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, पोल्यूशन, इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों की वजह से भी यहाँ पर कैंसर्स बन जाते हैं काफ़ी बार। ट्रीटमेंट क्या है दोस्तों, जब भी यहाँ पर किसी को कैंसर हो जाता है ना, तो उसके लिए काफ़ी सारे ट्रीटमेंट्स आज के समय पर अवेलेबल हैं। आज से 15 साल पहले इतने ट्रीटमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। ट्रीटमेंट में आपकी सर्जरी है, कैंसर की मेडिसिन है, रेडियोथेरेपी है, इस प्रकार की थेरेपीज़ को यहाँ पे लेकर आया गया है। पैलेटिव केयर है, जिसका मेन फोकस होता है एक पेशेंट की जो उसकी ज़िंदगी होती है, जो उसकी लाइफ होती है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के ऊपर ध्यान रखना। तो इस प्रकार की यहाँ पर चीज़ों के ऊपर भी फोकस किया जाता है। वैसे दुनिया भर में कई सारे प्रकार के इनिशिएटिव्स हैं जहाँ पर कैंसर को ठीक करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च एंड कैंसर, IARC, इसको बनाया गया था 1965 में एक रेजोल्यूशन के माध्यम से। इसी प्रकार से वर्ल्ड कैंसर डे आपको देखने को मिलेगा। वर्ल्ड कैंसर डे हर साल 4 फरवरी को ऑब्जर्व भी किया जाता है, आपने ध्यान में रखना है, ताकि वो कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस को फैलाया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज के न्यूज़पेपर में चंद्रयान 3 को लेकर भी एक छोटा सा अपडेट आया है। वो अपडेट क्या है, आओ दोस्तों यहाँ पे इसको कवर करते हैं। तो आपको पता होगा जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रयान 3 में जो हमने विक्रम लैंडर भेजा था, वो 23 अगस्त को प्रॉपरली, आराम से, सक्सेसफुली चांद के साउथ पोल पर उतर गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे चांद के ऊपर जो मिट्टी है ना बहुत ही हल्की है। अब जैसे जैसे ये उतर रहा था तो उतरते उतरते देखने को ये मिला कि बहुत सारा डस्ट उड़ रहा था। चांद की जो मिट्टी है वो बहुत तेज़ी से उड़ रही थी। ये आप देख पाओगे चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है ये चांद के ऊपर में लैंड किया हुआ है। जब ये लैंड हो रहा था तो बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी। तो बोला ये जा रहा है कि जब ये लैंड कर रहा था तो लगभग 2 टन के आसपास, 2 टन्स बहुत होता है, 2 टन के आसपास ये लूनर डस्ट यहाँ पर उड़ता हुआ नज़र आया, ऐसा यहाँ पे साइंटिस्ट का कहना है। बस जब ये डस्ट उड़ रहा था तो यहाँ पर एक इजेक्टा हैलो हमको देखने को मिला, वही यहाँ पर बेसिकली डस्ट उड़ रहा था, वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है। फिर धीरे धीरे यहाँ पर डस्ट सेटल हुई, क्योंकि डस्ट यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बारीक, बहुत ही ज़्यादा पतली आपको देखने को मिल जाती है। ओके, कैसे पता चला? लैंडर तो समय पर लैंड हो रहा था, पता कैसे चला भाई? हमें ये इसलिए पता चला क्योंकि आपको पता होगा भाई हमने चंद्रयान 3 तो अभी भेजा, चंद्रयान 2 तो हम पहले ही भेज चुके थे ना। चंद्रयान 2 सक्सेसफुल नहीं हो पाया था, लेकिन उसका ऑर्बिटर तो घूम रहा है ना,
चांद के किनारे किनारे यहाँ पर चक्कर लगा रहा है वो ऑर्बिटर। उसी ऑर्बिटर ने यहाँ पर ये सारे की सारा जो इवेंट है उसको यहाँ पर एक्वायर किया, वो इवेंट का जो पूरा डेटा है वो हमको भेजा और बोला कि भाई यहाँ पर एक कह सकते हो कि इजेक्टो हैलो यहाँ पर क्रिएट हो चुका था। जब यह लैंडर उतरा तो 2 टन के आसपास धूल यहाँ पे पूरे चांद पर फैल रही थी जिस एरिया में यहाँ पर ये उतर रहा था। तो बस बेसिक सी चीज़ है। कल यहाँ पर एक ट्वीट मैंने देखा था इसरो का, इस चक्कर में मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। वैसे कल मैंने समझ लिया था इसरो का ट्वीट देखे कि आज यहाँ पे न्यूज़पेपर में इसको कवर किया जाएगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल पर आता है। भाई आम का सीज़न खत्म हो चुका है लेकिन यहाँ पर आम के एक्सपोर्टिंग की बात की जा रही है। तो मैंगो जो एक्सपोर्ट है वो यहाँ पर 19% बढ़ चुका है अप्रैल से लेके अगस्त के बीच में। ठीक है, इस साल 2023 में अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये कुछ महीने अगर आप देखोगे इस टाइम पीरियड में लगभग 41 कंट्रीज़ को, 41 कंट्रीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारा जो मैंगो है एक्सपोर्ट किया है। हमारा मैंगो का एक्सपोर्ट 19% से इंक्रीज़ हुआ इस बार और सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया गया है यूएस को। यूएस हमसे बहुत ज़्यादा आम को परचेज़ करता है। यूएस के अलावा दोस्तों साउथ अफ्रीका, ईरान, चेक रिपब्लिक और इतना ही नहीं, यूएस तो टॉप पर था, सेकंड पर था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड सेकंड हाईएस्ट इंपोर्टर है मैंगोज़ का। न्यूजीलैंड ने लगभग 110 मैट्रिक टन के आसपास यहाँ पे परचेज़ किया। सॉरी, न्यूजीलैंड ने नहीं परचेज़ किया था, ये ऑस्ट्रेलिया ने परचेज़ किया था। तो पहले पे यूएस, सेकंड पे न्यूजीलैंड, फिर उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, देन जापान, साउथ अफ्रीका। ये कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पर इस प्रकार से मैंगो को परचेज़ किया है हमसे। इंडिया ने लगभग कह सकते हो कि 23,000 मैट्रिक टन के आसपास जो मैंगो है इसको एक्सपोर्ट किया है अप्रैल से लेके अगस्त 2022 के बीच में, यानी 40 मिलियन के डॉलर के आसपास यहाँ पर कुछ कह सकते हो कि इतना अमाउंट हम लोगों ने अर्न किया होगा ये मैंगोज़ को एक्सपोर्ट करके। तो आप समझ सकते हो कि जो मैंगो है इससे भी बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है हमारी इकॉनमी में होता है। ठीक है, मैंगो की फार्मिंग में। और मैंगो में एक बहुत बढ़िया मैंगो आता है अल्फांसो। अल्फांसो का नाम सुना होगा, थोड़ा कॉस्टली है, काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन कई सारी जो बाहर की कंट्रीज़ हैं वो इसी अल्फांसो वाले मैंगो को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो ये तो खैर न्यूज़ थी इकॉनमी के बेसिस पर, भाई मैंगो का एक्सपोर्ट बढ़ा है। ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो क्या पूछा जाएगा, कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखनी है दोस्तों। जैसे मैंगो के बारे में बस खाली 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। इंडिया में जो मैंगो है इसको फलों का राजा बोलते हैं, भाई ये तो बच्चा बच्चा जानता है, उसको हटाओ। मैंगो को यहाँ पे दोस्तों हम लोग कल्प वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, कल्प वृक्ष की तरह यहाँ पे बोला जाता है। यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, विश ग्रांटिंग ट्री के तौर पर देखा जाता है। जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स थे, है ना, उन सब में यहाँ पर एक विश ग्रांटिंग ट्री के तौर पर देखने को मिलता है। ज़्यादातर राज्य जो भारत में है यहाँ पर मैंगो का उत्पादन होता है। ज़्यादातर राज्यों में यहाँ पे होता ही है। फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटका, बिहार, ये स्टेट्स का सबसे ज़्यादा शेयर है टोटल प्रोडक्शन में। जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है मैंगो का, उसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इन स्टेट्स की साइड से हो रहा है। और मैंगोज़ की सबसे बड़ी वैराइटीज़ दोस्तों जो हम एक्सपोर्ट करते हैं ना, क्योंकि एक्सपोर्ट करते वक्त जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा वैराइटीज़ नहीं परचेज़ करते, कुछ ही वैराइटीज़ परचेज़ करते हैं। उनमें से पॉपुलर 4 वैराइटीज़ यहाँ पर ये देखने को मिलेंगी। अल्फोंसो हो गया, केसर हो गया, तोतपुरी हो गया, देन उसके बाद में बगनपली हो गया। और पता होगा आजकल मैंगो बहुत चर्चा में है। और अभी मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, प्लीज़ उसका आंसर देना। शायद मई के महीने में या जून के महीने में मैंने आपको पढ़ाया था वर्ल्ड्स एक्सपेंसिव मैंगो के बारे में। दुनिया का सबसे महंगा आम को ग्रो किया गया भारत में पहली बार। जरा बताओ दुनिया के सबसे महंगे आम का नाम क्या है? आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया हुआ है, मुझे याद आ चुका है एकदम से अचानक से। तो मैंने सोचा यहाँ पर आपसे पूछता हूँ क्या है। पढ़ाया है, थंबनेल भी लगाया था मैंने, याद करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंगो एक्सपोर्ट्स हैं हमारे, वो मैंगो एक्सपोर्ट 3 फॉर्म में होते हैं। एक तो फ्रेश मैंगो, जो हमारा ताज़ा ताज़ा आम है सीधा यहाँ पे, वो एक्सपोर्ट कर दिया। मैंगो का पल्प, जो इसका अंदर का येलो कलर का गूदा है, वो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया। या मैंगो की स्लाइसेस या काट के भी एक्सपोर्ट किया जाता है। तो 3 तरीके से यहाँ पर मैंगो को एक्सपोर्ट किया जाता है, आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक डेटा था। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना फाइनली आएंगे हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को जो कि एग्जाम में आपको हेल्प कर सकता है। तो आज के एडिटोरियल सेक्शन पे, क्योंकि आपको पता है आज सैटरडे है, सैटरडे में ना ही टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट आता है और ना ही हमारे बाकी पेज आते हैं। तो सैटरडे में एडिटोरियल भी कम आते हैं। तो इकलौता एडिटोरियल जो कि अरुण वायरा साहब ने लिखा है, एक इंपॉर्टेंट है, और आज का मेंस का क्वेश्चन भी इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड है। तो बहुत ध्यान से हर एक चीज़ को सुनते हुए चलना है। मैं आपको पढ़ाऊँगा, उसके बाद में आराम से अपना एक आंसर लिख कर देना है, ठीक है। तो अरुण वायरा साहब ने यहाँ पर बात की है इकॉनमी के अंदर में इम्बैलेंस की, जेंडर गैप की, यानी खासकर जो मेल और फीमेल है इन दोनों के बीच में कितना सारा डिफरेंस है, उसके बारे में उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ों को समझाया है। अरे डोंट वरी, एक एक करके यहाँ पर चीज़ों को कवर करते हैं। सबसे पहले जो हमारी इकोनॉमिक हिस्ट्री है,
जब इतिहास देखोगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमेशा से ही जो मेल डोमिनेशन वाली चीज़ है वो हमको देखने को मिली है। ठीक है, हमेशा से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो मैन है ना, जो मैन है, मैन यहाँ पर डोमिनेट करता है विमेन को, हर एक जगह पर यहाँ पर ये देखने को मिला है। हमेशा जब भी आप कंट्रीब्यूशन देखोगे, यानी पूरे दुनिया की या किसी देश की अर्थव्यवस्था, उसकी इकॉनमी को देखोगे, तो बोला जाता है कि जो मैन का कंट्रीब्यूशन है वो वेमेन से ज़्यादा है। और इस चक्कर में यहाँ पर कई सारे नोबेल प्राइज़ वगैरह अगर आप देखोगे इकोनॉमिक साइंस में भी, वो नोबेल प्राइज़ ज़्यादातर मैन को मिले हैं। राइटर बोलते हैं कि अभी तक, यानी कि 1969 से लेकर अभी तक देखोगे तो इकोनॉमी सेक्शंस में जो नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, वो नोबेल प्राइज़ अभी तक 90 पुरुषों को दिए जा चुके हैं, 90 मैन को दिए जा चुके हैं, और फीमेल केवल 3 है। अभी तक 1969 से अभी तक केवल 3 महिलाओं को ये प्राइज़ मिला है। क्यों? अब वो 3 महिलाएं कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल 2009 की यहाँ पर आप देख पाओगे, 2009 में जो प्राइज़ दिया गया था वो एलिनर ऑस्ट्रोम को दिया गया था। 2019 में जो सेकंड प्राइज़ था वो एस्थर डफलो को दिया गया था। और 2023 यानी इसी साल में जो नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स दिया गया है वो क्लॉडिया गोल्डन को दिया गया है, आपको पता होगा। इन तीनों के अलग अलग काम थे, उसकी वजह से यहाँ पर प्राइज़ दिया गया। फॉर एग्जाम्पल 2019 में प्राइज़ दिया गया था एस्थर डफलो को। तो ये डफलो का मेन काम ये था कि गरीबी को कैसे कम किया जा सकता है, उसके ऊपर इन्होंने कुछ डेटा पब्लिश किया। क्लॉडिया गोल्डन को यहाँ पे इस साल अवार्ड क्यों दिया गया? क्योंकि क्लॉडिया गोल्डन ने यहाँ पर मेन फोकस ये दिया कि आखिरकार क्यों महिलाएं कम पैसे अर्न कर रही हैं पुरुष के कंपैरिजन में, जबकि काम सेम है, महिलाएं और पुरुष दोनों यहाँ पर सेम काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा महिला को कम मिल रहा है, पुरुष को ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? कई सारे काम में महिला को पैसा मिल ही नहीं रहा है, लेकिन पुरुष को मिल रहा है। तो इस चीज़ के ऊपर इन्होंने स्टडीज़ पब्लिश की थी, जिसकी वजह से यहाँ पर मतलब जेंडर गैप की बात की थी, जिसकी वजह से इनको 2023 का ये अवार्ड मिला। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई, क्लियर हो गया कि मैटर क्या है, किस चीज़ के ऊपर राइटर बात कर रहे हैं। तो इसी चक्कर में राइटर ने बोला है कि पूरा यहाँ पर अगर आप लोग दुनिया देखोगे, ग्लोबल एरिया, पूरे ग्लोबल को देख लो, मेल डोमिनेशन भी कई सारी चीज़ जगह पर देखने को मिला, यानी कि केवल और केवल जो पुरुष हैं उन्हीं को वैल्यू दी जा रही है, फीमेल को वैल्यू दी नहीं जा रही है। समाज के अंदर में इस प्रकार की चीज़ें चल रही हैं। तो इन सब के अंदर में एक सुधार की ज़रूरत है, एक बदलाव की ज़रूरत है। उसी बदलाव के बारे में राइटर ने डिस्कशन किया हुआ है। अब राइटर बोलते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो इकोनॉमिक साइंस है ना, इकोनॉमिक साइंस यहाँ पर मेनली फोकस कर रही है मनी टर्म्स को, पैसों के बेसिस पर हम बात कर रहे हैं दोस्तों। नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेस, ये दोनों ही यहाँ पे जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उसको वो पैसों के बेसिस पर मेजर करते हैं, मापते हैं। और क्लॉडिया गोल्डन, जिनको इस बार अवार्ड मिला है, इनका भी मेन काम ये था कि बताना कि क्यों महिलाएं कम पैसे अर्न कर रही हैं मैन के कंपैरिजन में। महिलाएं देखो फैमिली में कंट्रीब्यूशन दे रही हैं, भाई एक पूरा परिवार है, वो परिवार कैसे चल रहा है, वहाँ पे महिला का, वेमेन का एक बहुत बड़ा रोल है। बाकी सारे लोगों का ध्यान रखना, काम करना, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। तो ये जब काम कर रही है, घर का काम कर रही है, डोमेस्टिक वर्क कर रही है, तो उससे यहाँ पर इकॉनमी के अंदर में कोई ज़्यादा मतलब कह सकते हो कि ग्रोथ ऐड नहीं हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पर बोला जाता है। तो मिसेस गोल्डन का जो रिसर्च है उसने ये बताया कि जो वेमेन है, जो महिलाएं हैं, जो कई बार जगह पर केयरिंग वर्क भी कर रही हैं, है ना, फैमिलीज़ के अंदर में अलग अलग घरों में यहाँ पर केयरिंग वर्क कर रही हैं, लोग अलग अलग घरों में कभी काम कर रही हैं कई सारी महिलाएं। तो जब कई सारे अलग अलग घरों में काम कर रही हैं तो तब भी यहाँ पर इकॉनमी के अंदर में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं गिना जाता है, क्योंकि महिलाओं का काम यहाँ पे कम समझा गया है, जबकि मेन के काम को थोड़ा ज़्यादा समझा गया है। तो ये यहाँ पे बोला, तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर ना एक सुधार की ज़रूरत है, ऐसा यहाँ पे राइटर बोलते हैं। राइटर बोलते हैं कि अगर हमें आगे की सोचना है तो महिलाओं के कंट्रीब्यूशन को भी गिनना पड़ेगा, उनका भी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। क्योंकि भारत या फिर आजकल दुनिया भर में अगर आप देखोगे सिनेरियो, तो कोई ज़्यादा बड़ी इंडस्ट्रीज़ में काम नहीं मिल रहा है। ज़्यादा जो रोज़गार जनरेट हो रहा है दोस्तों, वो छोटे मोटे कामों में हो रहा है, गिग इकॉनमी में हो रहा है, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग पैसे कमा रहे हैं, अपना खर्चा निकाल रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में ज़्यादातर रोज़गार जनरेट हो रहा है। बड़ी बड़ी अगर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को देखोगे तो वहाँ पे नौकरियाँ ज़्यादा लंबी नहीं हैं, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर यहाँ पे नौकरियाँ होती हैं। और आने वाले समय पर ये भारत के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। तो भारत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज इसलिए होने वाला है क्योंकि भारत में कई सारे नौजवान लोग हैं और उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय पर बहुत कम दिख रही हैं, क्योंकि ज़्यादातर काम इंडियन इकॉनमी या दुनिया भर की इकॉनमी में देखने को मिल रहा है, वो काम केवल गिग इकॉनमी के बेसिस पर हो रहा है, यानी शॉर्ट टर्म के बेसिस पर काम करवाया जा रहा है और काम में कोई ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है। और ये हकीकत है, ये हमको यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे उसके अलावा
इंडिया को बोला जाता है इंडिया एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है पूरे वर्ल्ड में, लेकिन हमें दूसरी तरफ ये बात नहीं भूलना चाहिए कि वाकई में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी है। दूसरी तरफ दोस्तों इंडिया की जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर में, उसको 191 में से केवल और केवल 131 दिया गया है नंबर, 132 दिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमको बहुत कम रैंक दी गई है। इससे हमें पता चलता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने यहाँ पर अपने देश में इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। मिलियंस ऑफ वीमेन, कई लाखों वीमेन यहाँ पर ऐसी हैं जो अलग अलग घरों में सर्विसेज प्रोवाइड करवाती हैं, डोमेस्टिक सर्विसेज देती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन नहीं गिना जाता। काम कैसा भी हो, छोटा बड़ा हो, कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था, वो उस कंट्रीब्यूशन को भी गिनना चाहिए था। और मान लो जो आशा वर्कर्स हैं, जिसको हम एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट के नाम से जानते हैं, जो आशा वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर क्या करती हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर में, आंगनवाड़ी के अंदर में यहाँ पर काम वगैरह करती हैं, एजुकेशन वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं। यहाँ पे मतलब वो भी केयरिंग का ध्यान रखती हैं, केयर वगैरह प्रोवाइड करवाती हैं, लेकिन उनका जो पेमेंट है वो कितना पुअर पेमेंट है, बहुत ही ज़्यादा कम पेमेंट यहाँ पर उनको दिया जाता है। जबकि अब की बार जो G20 का समिट हुआ था, तो इस G20 समिट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर फोकस किया था कि हम ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो इस डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की बारी आ चुकी है भाई। यहाँ पे डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने के लिए बहुत सारा इन्वेस्टमेंट, लोगों की स्किल्स के ऊपर हमको काम करना पड़ेगा। अगर हमें जल्द से जल्द जो हमने डिसाइड किया है कि एक बहुत $1 ट्रिलियन तक की इकॉनमी को अचीव करना है, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दूसरी तरफ दोस्तों हमारे पास में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है। हमारे पास में टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं जो कि 2030 तक अचीव करना है। इन गोल्स को देखोगे तो इसमें यहाँ पे हमारे पास में एनवायरमेंटल, सोशल और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेकर भी गोल्स हैं। ठीक है भाई, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स है उससे लड़ना, सोसाइटी के अंदर जो दिक्कत है उसको ख़त्म करना, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको ख़त्म करना। ये सारी प्रॉब्लम्स एक साथ निपट जाएंगी जब हम यहाँ पर थोड़ा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई। नहीं तो फिर दोस्तों राइटर ने एक बात बहुत अच्छी भी बोली है, 2030 तक का ये हमारा टारगेट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करना, लेकिन इसको लेकर जो हमारा प्रोग्रेस है वो प्रोग्रेस बहुत पीछे है। पता है 2030 तक अचीव करना बहुत मुश्किल है। हम ऑफ ट्रैक चल रहे हैं दोस्तों, केवल 12% ट्रैक कवर किया हुआ है हमने, 12% तक टारगेट को अचीव किया है, बाकी बहुत बड़ा परसेंटेज का टारगेट हमें अचीव करना बाकी है। ये हमें अलग अलग एरिया के नीड्स को समझना होगा भाई, कहाँ पर क्या नीड्स है वो हमें समझना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है जो चीज़ केरला में ज़रूरत है वो चीज़ें बिहार में ज़रूरत होंगी। बेसिक लेवल पर हमें काम करना होगा। ठीक है, अब जैसे एजुकेशनल सॉल्यूशंस यहाँ पे काम कर सकते हैं केरला में, वो यहाँ पर बिहार को सूट नहीं करेगा। कहीं का वाटर मैनेजमेंट का इशू है, कहीं पर कोई और इशू है, तो हर एक इशू को यहाँ पे बहुत डिटेल से हमको एनालाइज करना पड़ेगा। जो हमारे लोकल सिस्टम सॉल्यूशंस हैं वो यहाँ पे हमें डेवलप करने पड़ेंगे, तब जाके ये अचीव हो सकता है। लोकल सॉल्यूशंस को लोकली लेवल पर मैनेज करना पड़ेगा। आज हम लोग केवल बड़े लेवल पर प्रॉब्लम देखते हैं, ये नहीं देखते कि भाई एक पर्टिकुलर लोकल जगह पर कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इकॉनमी के अंदर में जो ये ह्यूमन बींग्स है ना, इसका कॉन्सेप्ट रखो भाई, ह्यूमन बींग्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है वो यहाँ पर रखो, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमने मेल का कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट किया लेकिन फीमेल का कॉन्ट्रीब्यूशन काउंट नहीं किया। उसको भी काउंट करना उतना ही ज़रूरी है जितना मेल का कंट्रीब्यूशन हमने काउंट किया हुआ है। ये कहीं ना कहीं हमारी इकॉनमी के अंदर में एक बहुत बड़ा चेंज का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस चेंज को हमें यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा। फिर हमारी सोसाइटी में दोस्तों एक और कड़वी सच्चाई है, लेकिन है, पैसा पावर देता है, सही बात है, जिसके पास में पैसा है उसके पास में पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी बेसिस पे आप देख पाओगे तो कहीं ना कहीं कास्ट सिस्टम भी देखने को मिलता है। कास्ट सिस्टम की वजह से भी यहाँ पर कई सारी जो अपर कास्ट हैं वो अपने आप को बहुत पावरफुल समझती हैं सोसाइटी के अंदर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऊपर यहाँ पर समझती हैं अपने आप को। तो पावर ऑफ मनी, ऑथोरिटी, थोड़ा उनको एजुकेशन मिल गया, ऊपर से अपर कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, अगर इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं तो ऐसे लोग यहाँ पे अपना कोलिशन बना लेते हैं, कॉमन पीपल को यहाँ पे दबाने की कोशिश करते हैं। वो चीज़ें यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं कंट्रोल करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा कुछ चलता रहा तो यहाँ पे डेवलप्ड कंट्री बनने का जो सपना है वो बहुत दूर रह जाएगा, उसको हम यहाँ पे कर नहीं पाएंगे। फिर एट द लास्ट राइटर बोलते हैं सोसाइटी के अंदर में जो ये पेट्रियार्की है, ये जो मेल डोमिनेटेड कॉन्सेप्ट है, इसको हमें जल्द से जल्द खत्म करना होगा। ठीक है, कि भाई केवल और केवल पुरुष काम करेंगे तो यहाँ पर इकॉनमी चलेगी, ऐसा नहीं है। इसके अंदर बदलाव करेंगे तभी यहाँ पर सोच के अंदर में बदलाव होगा। हमारी सोसाइटी के अंदर में कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। वेमेन को थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम देने की ज़रूरत है।
स्पेशली काम के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर फ्रीडम मिलेगी, ज़्यादा यहाँ पर वो कंट्रीब्यूट कर सकेंगे, ऐसा यहाँ पर कहना है हमारे राइटर का। क्लियर हो गया। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं उनको ज़्यादा पावर्स देने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा पावर्स यहाँ पर उनको देने की ज़रूरत है ताकि अच्छे सॉल्यूशंस को यहाँ पर पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जा सके। क्योंकि काम दोस्तों लोकल लेवल से स्टार्ट होगा, उसी लोकल लेवल से हमें यहाँ पर ये काम करना है, सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, तभी हम अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अचीव कर सकेंगे। क्लियर हो गया। बाकी जो हमारा टारगेट है वसुधैव कुटुंबकम, इसके बेसिस पर भी अगर हमें चलना है तो हमें ये सुधार करना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो ये बदलाव हैं अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा ये जो टारगेट है या फिर जो हमारा ये थीम है वसुधैव कुटुंबकम की, उसको भी हम जल्दी खो देंगे। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर ये जो बात है वो अच्छे से क्लियर हो चुकी है कि पूरा का पूरा पर्टिकुलर इशू क्या है, सोसाइटी में क्या दिक्कतें हैं, स्पेशली मैन वेमेन को लेकर, वो यहाँ पर चर्चा की है राइटर ने। तभी यहाँ पर इन्होंने पूरा टाइटल दिया है वेमेन कैन मेक द वर्ल्ड बेटर। तो पता है ये टाइटल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ये टाइटल आपको सीधा दे भी दिया जा सकता है एग्जामिनेशन में कि भाई यहाँ पर ये टाइटल देने के बाद बोला जाएगा एक्सप्लेन करो, बताओ इस पर ऐसे लिख दो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास में जानने के लिए। तो आज का क्वेश्चन हमारा इसी एडिटोरियल के ऊपर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना है। भाई द ग्लोबल मेल डोमिनेटेड मनी ड्रिवन और सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी कि सोसाइटी के अंदर में, हमारी सोसाइटी के अंदर में आप देखोगे मेल डोमिनेट यानी कि पुरुष को ज़्यादा दर्जा देना। भाई यहाँ पे आप देख पाओगे। बाकी जो हमारा सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ बिजनेसेस हैं, इन सब चीज़ों के अंदर हमें एक बदलाव की ज़रूरत है। इसको लेकर आपने यहाँ पर डिटेल से मेंशन करना है, विस्तृत करना है। एक बार हिंदी में रीड करता हूँ ताकि हिंदी माध्यम वाले जो एस्पिरेंट्स इसको अच्छे से समझ सकें। वैश्विक पुरुष प्रधान धन संचालित व्यवसाय और समाज की संस्थाओं की व्यवस्था के आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों के अंदर में एक बदलाव की ज़रूरत है दोस्तों। तो क्या बदलाव हो सकता है वो आपने यहाँ पर डिटेल से समझाना है 250 शब्दों में। और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, आपको मेरा फुल फॉर्म मिलेगा। ठीक है, सॉरी फुल फॉर्म लिखना है वहाँ पर। जैसे फुल फॉर्म लिखोगे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लेकर सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर को लेकर जब आप सबमिट करोगे तो साथ ही साथ में एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम कर रहा है। आई होप आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से हर एक चीज़ समझ में आ चुकी है, क्योंकि आज सैटरडे था तो सैटरडे में ज़्यादा कुछ इस प्रकार के न्यूज़ आर्टिकल्स होते नहीं हैं, बट जो भी था वो हमने आज बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया। चलो फिर करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। अरे एक मिनट, पहले हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन को तो देख लें। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि सर जो एलिसा प्रोजेक्ट है, इवॉल्व लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना प्रोजेक्ट, इसका मेन पर्पस क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करना, ये मेन पर्पस है एलिसा का। ओके, नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।